Hello everyone. In last lecture we completed the theory part of this chapter, mechanical properties of fluids. Okay. And the part which we completed, that was fluid dynamics wala part. Fluid static wala part we have already covered in previous lectures. Also we have solved the numericals based on them. Now in today's lecture we are going to solve the numericals which are based on fluid dynamics wala part. Fluid dynamics wala part कौन सा है? It starts from the definition of fluid dynamics. It starts from the basic terminology: streamline flow, turbulent flow, laminar flow, flow tube, flow line, etc. And then we come across equation of continuity, Bernoulli's equation, application of Bernoulli's equation. That's all part is fluid dynamics wala part. So today we are going to solve the numerical on them. Okay, so I request all of you, pen, pencil, नोटबुक, रफ बुक सारा अपने साथ ले लो. आसपास जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उससे अलग हो जाओ और एक अलग फ़ोन में टेक्स्ट बुक को ओपन कर लो. टेक्स्ट बुक्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल्स है, आप वहाँ से जाके टेक्स्ट बुक खरीद लो. ओके. और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो किसी और फ़ोन में उसका PDF मैं ऑलरेडी इस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके अलग फ़ोन में आप टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, अपने सामने न्यूमेरिकल्स को खोल लीजिए ताकि आप वहाँ से क्वेश्चंस को रेफ़र कर सके. ओके. सो मैं भी अपने फ़ोन के अंदर क्वेश्चंस को ओपन कर लेता हूँ एंड वी सी कि कहाँ से हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. ओके. सो फ्लूइड डायनामिक्स के बेस जो न्यूमेरिकल है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं. ओके. तो वहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. बट बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कम ऑन टू MCQs. देखो जहाँ तक MCQs की बात है, MCQ नंबर 1 हाइड्रोलिक लिफ्ट पे है, हम कर चुके हैं. MCQ नंबर 2 कैपिलरी ट्यूब पे है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. MCQ नंबर 3 एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल दैट इज बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन, हम कर चुके हैं. MCQ नंबर 4 क्वेश्चन पढ़िए. 2 हेल स्टोन्स विद रेडियस इन द रेशियो ऑफ 1:4 फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर. द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटीज इज. क्वेश्चन समझे आप. 2 पत्थर है और वो स्फेरिकल शेप के है और उनके रेडियस का जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ द रेडिया इज 1:4. फाइंड द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी. अब ऑब्वियसली क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम लोग? टर्मिनल वेलोसिटी का. सो हियर लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी. ओके. तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था. टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन बाय, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल पुट दी हेडिंग MCQ नंबर 4. ओके. टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 2/9 r² G बाय ईटा इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा. 2/9 कांस्टेंट, r रेडियस ऑफ द spherical object, G acceleration due to gravity, eta coefficient of viscosity, sigma density of the object which is falling, and this sigma is basically density of the medium of viscous fluid through which this particular object is going to fall. अब इस क्वेश्चन में अगर आप बात करेंगे तो दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम मीडियम में गिर रहे हैं. अगर सेम मीडियम में गिर रहे हैं मतलब उनका विस्कोसिटी कांस्टेंट हो गया. दोनों हेल स्टोन्स है, उनका डेंसिटी कांस्टेंट हो गया. जिस मीडियम से गिर रहे वो एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर का डेंसिटी दोनों के लिए कांस्टेंट हो गया. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, बोथ आर फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, सो G इज कांस्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम. सो व्हाट इज वेरिएबल? ऑब्वियसली यू कैन सी R इज वेरिएबल. सो वी विल राइट लाइक दिस: V2 upon V1 velocity of second object to the velocity of first object according to this formula is given by R2 upon R1 the whole square. But in the question it is saying that find the ratio of their velocity. So instead of finding V2 by V1, let us find V1 by V2. Okay, ratio of their velocity na. So V1 by V2 is nothing but R1 by R2 the whole square. Now what is the ratio of the radii? You can see the ratio of the radii is 1:4. Can you see? So 1/4 and its square, it becomes 1/16. This is ratio of the terminal velocity. So V1 is to V2 is 1:16. आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. यू कैन सी ऑप्शन नंबर C is matching. This is your
आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इसको कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके बाद में। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन बर्नौलीज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। बर्नौलीज थ्योरम में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से क्या कंजर्व होता है, क्या कांस्टेंट होता है। नंबर ए लीनियर मोमेंटम। क्या बर्नौली इक्वेशन लीनियर मोमेंटम का बात करता है? पहले मैं बर्नौली इक्वेशन लिख दूं। यहाँ देखिए बर्नौली इक्वेशन इस तरह से होता है कि प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक एनर्जी हेड प्लस पोटेंशियल एनर्जी हेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या चीज़ कांस्टेंट, क्या चीज़ कंजर्व्ड? ये डिनोट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी हेड को, ये डिनोट करता है काइनेटिक एनर्जी हेड को, और ये डिनोट करता है प्रेशर हेड को। आप देख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। क्या कंजर्व्ड है? मैकेनिकल एनर्जी। तो लीनियर मोमेंटम ए ऑप्शन इनकरेक्ट, बी ऑप्शन इज एंगुलर मोमेंटम इनकरेक्ट, सी ऑप्शन मास। क्या मास कंजर्व होता है इसमें? ये इक्वेशन क्या शो करती है? आपको क्या पूछा गया? बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम तो यही है ना, तो क्या उसमें मास कंजर्व होता है? नहीं। तो क्या कंजर्व हो रहा है? डी, एनर्जी। सो इट इज दिस लॉ, बर्नौलीज इक्वेशन और बर्नौलीज थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रहेगी ये बात? ठीक है, ओके। नाउ लेट अस कम टू द न्यूमेरिकल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन सेज दैट कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 millimeter falling with a uniform velocity of 2 meter per second through the air. The coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10 raised to minus 5 Newton second per meter square. क्वेश्चन पढ़ा आपने। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेथड मैंने बताया था। फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू राइट इज गिवन। सबसे पहले आप ये लिखिए क्या चीज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। वॉट एवर द डेटा इज गिवन यू हैव टू राइट। सो यू कैन सी रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 millimeter, यू राइट डायमीटर 1 millimeter, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो कितनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो नीचे गिर रहा है थ्रू द एयर। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज गिवन। आपको ईटा दिया हुआ है एयर का, ईटा ऑफ एयर इज 1.8 10 raised to minus 5, 1.8 into 10 raised to minus 5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या फाइंड करना है? अब यहां पे लिखें गिवन हो गया। अब आपको फाइंड करना है टू फाइंड क्या फाइंड करना है? विस्कस फोर्स F विच इज एक्टिंग ऑन इट। अब आप देख सकते हो आपको F फाइंड करना है। D दिया हुआ है, V दिया हुआ है, ईटा दिया हुआ है। D मतलब आपको R भी मिल सकता है। अगर डायमीटर 1 millimeter है तो रेडियस कितना होगा? 0.5 millimeter। मैं लिख दूं यहाँ पे, अगर डायमीटर 1 millimeter है देन ऑब्वियसली रेडियस इज 0.5 millimeter। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या मैं स्टोक्स लॉ लगा सकता हूं? स्टोक्स लॉ, तो पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे हम लोग? सोल्यूशन। और सोल्यूशन में हम ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। क्या कहता है स्टोक्स लॉ? F इज इक्वल टू 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू वी, करेक्ट ना? चलिए वैल्यू पुट कीजिए। F इज इक्वल टू 6 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14, ईटा की वैल्यू है 1.8 10 raised to minus 5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। रेडियस है 0.5 mm। 0.5 mm का मतलब 0.5 इंटू 10 raised to minus 3 मीटर। 10 raised to minus 3 क्यों लिखा मैंने? ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, आपको उसको मीटर में लिखना पड़ेगा, ओके। एंड V वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है आपकी? 2 मीटर पर सेकेंड। अब आप देख सकते हो अगर इस पूरे टर्म को आप सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट द आंसर 3.393 इंटू 10 raised to minus 7 एंड ऑब्वियसली यूनिट न्यूटन आएगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या फाइंड किया है? फोर्स। सो दिस इज योर आंसर। आप इस तरह डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग लॉग। सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो टेक्स्ट करके मुझे बताओ कि सर आई एम नॉट एबल टू सॉल्व, ठीक है। हम लोग लॉग सीखेंगे फिर। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। Question 13 of your government textbook tells a horizontal force of 1 Newton is required to move a plate of area 10 raised to minus 2 meter square with a velocity 2 into 10 raised to minus 2 meter per second where it rests on a layer of oil 1.5 10 raised to minus 3 meter thick.
फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, फिर डेटा मैं यहाँ पे डेटा लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो डेटा में क्या गिवन है आपको? गिवन ये है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड है 1 न्यूटन का। फोर्स कितना रिक्वायर्ड है? 1 न्यूटन का। एक मेटल प्लेट है, उसका एरिया गिवन है, एरिया इज 10⁻² मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी जिसके ज़रिए से उसको मूव कराया जा रहा है वो वेलोसिटी है 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। लेयर ऑफ ऑयल, मैं ऑयल की लेयर को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ। ऑयल की लेयर कितनी है? 1.5 × 10⁻³ मीटर थिक। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ऑफ द ऑयल। आपको ईटा फाइंड करना है। अगर आप डेटा ध्यान से देखेंगे, सिंपल आप समझ जाएंगे कि आपको जो फाइंड करने बोल रहा है उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। कौन सा फॉर्मूला? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन। सोल्यूशन में लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है? इट टेल्स दैट फोर्स इज इक्वल टू ईटा इंटू ए dV/dx। करेक्ट? ईटा इंटू ए dV/dx। अब ये dV क्या था उसमें? वेलोसिटी। करेक्ट ना? वो वेलोसिटी जिससे हम उसको ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं। ये x क्या है? x इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर। अगर x वो चीज है तो क्या ये x वही चीज को डिनोट कर रहा है? उसने कहा कि वो ऑयल की जो लेयर है दैट इज 1.5 × 10⁻³ मीटर थिक। करेक्ट ना? तो 1.5 × 10⁻³ मीटर थिकनेस क्या शो कर रही है कि वो जो मेटल की प्लेट है वो स्टेशनरी लेयर से इतनी दूर है, दैट इज dx इज गिवन टू यू। तो फॉर्मूला में f दिया हुआ है, a दिया हुआ है, v दिया हुआ है, x दिया हुआ है, आपको ईटा फाइंड करना है। क्या फाइंड कर सकते हैं? यस, पहले ईटा की वैल्यू यहां से निकालो। यू कैन से ईटा इक्वल टू f/a dV/dx। यू कैन राइट f/a dV/dx। चलिए f की वैल्यू कितनी है? 1 न्यूटन। एरिया कितना दिया हुआ है? 10⁻²। कितनी वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है? 2 × 10⁻²। और थिकनेस कितनी है? 1.5 × 10⁻³ आप जब इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 7.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ईटा विच इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल। सिंपल न्यूमेरिकली कुछ है क्या? जस्ट फॉर्मूला याद करना है, बाकी तो यहाँ पे मैथमेटिक्स है। सॉल्व करो, आंसर निकालो। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज सॉल्व कीजिएगा इसको। नहीं आ रहा है मैसेज करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। 14 कहता है, विद अ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल ऑफ 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity 0.1 Newton second per meter square and specific gravity 0.9, density of air is 1.29 kg per meter cube। फाइंड करना है आपको टर्मिनल वेलोसिटी। अब भी एमसीक्यू में हमने एक फॉर्मूला यूज किया था टर्मिनल वेलोसिटी का, v = 2/9 r² g/eta ρ - सिग्मा, है ना। सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज इन दिस न्यूमेरिकल एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग? बोलो। गिवन लिखेंगे। गिवन आपको दिया हुआ है कि एक एयर बबल है और डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज 0.4 mm, ठीक है। डेटा लिखने में गड़बड़ मत कीजिएगा। विस्कोसिटी जिस ऑयल में से वो जा रहा है उस ऑयल की है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ आपको दिया हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी इस ऑयल की है 0.9। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बला है इसको मैं समझाऊंगा अलग से, पहले डेटा लिख लेता हूँ। डेंसिटी ऑफ एयर, एयर जिसमें से वो जा रहा है मतलब वो एयर बबल, उसकी डेंसिटी कितनी होगी? 1.29 kg पर मीटर क्यूब। 1.29 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड कीजिए। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है सर? टर्मिनल वेलोसिटी v फाइंड करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला टर्म यहाँ पे क्या आया है और क्यों आया है। आप देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, या पहले मैं एक काम करता हूँ, इस टर्म को मैं सिग्मा से डिनोट करने के बजाय लेट अस डिनोट इट विथ एस जी।
एस जी मतलब क्या, एस जी मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब सुनिए यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट सिग्मा मतलब डेंसिटी ऑफ एयर या डेंसिटी ऑफ एनीथिंग डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। एक काम करते हैं, इसको पूरा लिखता हूं मैं, क्या, डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 गिवन है। अगर मैं सिंबॉलिकली सेम फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला बन जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू सिग्मा बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000। तो अगर मुझे सिग्मा फाइंड करना है तो कहना है इसे सिग्मा इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसके आगे ही लिखता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.9, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 900 kg पर मीटर क्यूब। यह आपने डेंसिटी फाइंड किया किसकी, ऑयल की। अब आ जाइए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। हमें ये चीज सिग्मा क्यों फाइंड करना पड़ा, क्योंकि अगर टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होगा तो आपने देखा था उसके अंदर ये टर्म यूज हो रहा है, करेक्ट ना। तो सिंस this term is coming into the formula, that's why we found it separately. Now use the formula. Terminal velocity is given by 2/9 r square g by eta into rho minus sigma. यहाँ पे जगह नहीं, हम लोग यहाँ पे ऊपर सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। टर्मिनल वेलोसिटी v तो फाइंड करना है, ओके। 2/9 एज इट इज, क्या है यहाँ पे r स्क्वायर। अगर डायमीटर 0.4 है तो r कितना होगा बच्चों 0.2 mm। तो आर स्क्वायर की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ 0.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। आप बोलेंगे सर स्क्वायर क्यों आया, फॉर्मूले में आर पे देखो क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। उसके बाद जी मतलब 9.81 डिवाइड बाय ईटा, ईटा मतलब विस्कोसिटी दैट इज 0.1, ठीक है। एंड आफ्टर दैट रो माइनस सिग्मा, रो आपका डेंसिटी है, यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिखूँ नीचे, ओके। डेंसिटी कितनी है एयर की 1.29, कितनी है 1.29 माइनस सिग्मा कितना मिला हमको 900। ये सब मैंने वैल्यूज पुट किया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे अब फिजिक्स खत्म हो गई, मैथ्स स्टार्ट हुआ, कैलकुलेट करो और आंसर निकालो। अब एक बात ध्यान से सुनो, फॉर्मूला समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले में देखिए v क्या डिनोट करता है, टर्मिनल वेलोसिटी, 2/9 कांस्टेंट, r is what, radius of the object which is falling through the viscous medium, g is what, acceleration due to gravity, eta is what, viscosity of that liquid through which air bubble is falling. What does this rho denotes? Rho is density of the object which is falling and sigma is density of that liquid through which this object is falling. सारे टर्म्स क्लियर हो गए। टर्म्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल यार कितने भी कर लोगे, अब यही न्यूमेरिकल में आपको पूछ लेगा ईटा कितना है, वी दे देगा बोलेगा ईटा कितना है, तो खाली इंटरचेंज करना है ना। सब दे देगा बोलेगा आर फाइंड करो, तो आर भी फाइंड कर सकते हो। तो कुछ भी दे दे आपको, अगर सिंबल्स पता है आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका बच्चों जो आंसर आएगा दैट विल बी -0.782 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि हमने जो चीज फाइंड की है वो है वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी, ओके। विच वेलोसिटी वी फाउंड, टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहां एक बात ध्यान से देखिए, आप आंसर में माइनस आ रहा है। माइनस आने का मतलब यह है कि ये जो एयर बबल है वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर जा रहा है। कहां जा रहा है, ऊपर। देखो हमने डेरिवेशन किया था, तो डेरिवेशन में हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट वाज फॉलिंग डाउन। इस ऑब्जेक्ट पे एनालिसिस करके हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया था टर्मिनल वेलोसिटी का, करेक्ट ना। लेकिन यहां पे आंसर माइनस आ रहा है। आंसर माइनस आने का मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे नहीं है बल्कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है। दैट मींस दैट एयर बबल इज नॉट गोइंग डाउनवर्ड बट इट इज गोइंग अपवर्ड विद दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच वी कॉल इट एज टर्मिनल वेलोसिटी। बात समझ आ गई अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर लिया। आप फिर से देख लीजिए एक बार, ये वाला क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, स्टोक्स लॉ पे।
ये वाला क्वेश्चन किस पे बेस्ड था देख लीजिए आप, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे। क्वेश्चन नंबर 14 किस पे बेस्ड है, टर्मिनल वेलोसिटी पे। तो यहां पे मैं कहीं लिख दूं, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हाट, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी पर बेस्ड है। इसको कॉपी कीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, दैट इज 15, 16 एंड I think 17 is also there. So first of all copy this, we move further. Now come to the question number 15 of your textbook. Question tells that the speed of water is 2 meter per second through a pipe of internal diameter 10 centimeter. What should be internal diameter of nozzle of pipe if the speed of water at nozzle is 4 meter per second? आपको इस तरह से एक सिचुएशन दी जा रही है कि एक पाइप है जो इस तरह से है, यहाँ पे डायमीटर इसका कितना है 10 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर। और मान लेते हैं ये पाइप आगे जाके एक नोजल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक नोजल है, ठीक है। यहाँ पे पानी की स्पीड जिसको हम V1 कह सकते हैं, दैट इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। और नोजल पे उसकी स्पीड बन जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि एरिया क्या हो गया है, कम हो गया है। आपको फाइंड करना है व्हाट विद व्हाट वेलोसिटी डज द वाटर व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ नोजल ऑफ द पाइप। इस पाइप का जो नोजल है, मान लेते हैं इसकी थिकनेस इतनी है नोजल की, ठीक है, ये इस तरह से टेपर है यहाँ पे, तो इसका डायमीटर कितना होगा, डायमीटर ऑफ नोजल विल बी व्हाट, दैट यू हैव टू फाइंड। ठीक है, क्वेश्चन देख के ध्यान से समझ सकते हो आप। यहाँ पे लगने वाला है क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करेंगे, गिवन टू फाइंड एंड देन सोल्यूशन। ओके, सो सोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से A1V1 इज इक्वल टू A2V2, एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 1 इक्वल टू एरिया 2 इंटू वेलोसिटी 2। मान लेते हैं एरिया A1 है और यहाँ पे एरिया कितना है A2 है। ठीक है, अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर या पाई बाय 4 डी स्क्वायर भी लिख सकते हो। एरिया का ये भी तो फॉर्मूला है। कैसे, देखो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला सर्कल का असल में होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन बच्चों क्या आर को हम डायमीटर डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं। अरे रेडियस इज डायमीटर डिवाइड बाय 2 और इसके ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। क्या फॉर्मूला बन गया, पाई डी स्क्वायर बाय 4। इसको साइड में कहीं लिख लो ताकि आपको समझ आए और आप भूल ना जाओ इसको कि पाई डी स्क्वायर बाय 4 भी एरिया को लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे वही किया, पाई बाय 4 D1 स्क्वायर इंटू वेलोसिटी 1 इक्वल टू पाई बाय 4 D2 स्क्वायर इंटू वेलोसिटी 2। पाई बाय 4 ने पाई बाय 4 को कैंसिल कर दिया, हमारे पास बचा D1 स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर इंटू V2। सर आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है D2। क्या फाइंड करना है बच्चों, D2। तो आप देख सकते हो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, D2 स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर V1 बाय V2। अब वैल्यूज पुट करता है, डायमीटर 1 इज 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर, वेलोसिटी 1 इज 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 2 इज 4 मीटर पर सेकेंड। 100 का 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 एंड 2 बाई 4 इज 1/2। 1/2 मतलब 1/2 इंटू 100 बिकम्स 50। कितना हो जाएगा बच्चों 50। तो योर आंसर विल बी 50। ये आपको क्या मिला D2 स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर और आपको फाइंड करना है D2, तो D2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50। ठीक है, अब अंडर रूट ऑफ 50 लॉग से देखिए तो आपको आंसर मिलेगा, यू विल बी गेटिंग 7.07 इंटू 10⁻² मीटर। दिस इज डायमीटर 2 विच यू आर गेटिंग। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने देखा सिंपल फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व किया और कुछ भी नहीं है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16।
With what velocity does water flow out of an orifice in a tank with gauge pressure 4×10⁵ Newton per meter square before the flow starts? Density of water is 1000 kg per meter cube. सिंपल क्वेश्चन। एक टैंक है, टैंक के यहाँ पे ओरिफिस है, ओरिफिस मतलब एक छोटा सा स्पेस पानी को बाहर जाने के लिए, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, आपको गेज प्रेशर दिया हुआ है। गेज प्रेशर मतलब P माइनस P0 जिसको हम रोजी एच भी कहते हैं। मान लेते इसकी हाइट कितनी है h, इसको हम रोजी एच भी कहते हैं, और वो गेज प्रेशर आपको दिया हुआ है 4×10⁵। ठीक है, डेंसिटी भी गिवन है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। विद व्हाट वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करना है, v विल बी व्हाट, यहाँ पे जो पानी निकलेगा उसकी स्पीड कितनी होगी। विद व्हाट वेलोसिटी विल द वाटर कम आउट। ठीक है, अब लगाते हैं यहाँ पे एक बर्नौलीज इक्वेशन। आप समझ ही गए होंगे कि बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन में हमने इस तरह का केस किया था, तो यहाँ पे क्या लगने वाली है, बर्नौलीज इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ध्यान रहेगा आपका, रो जी जितने भी 1 वाले टर्म है दे आर रिलेटेड टू दिस सेक्शन इज 1, और जितने भी 2 वाले टर्म है दे आर रिलेटेड टू दिस सेक्शन। ओके, नाउ कैन आई टेक P1 माइनस P2 भैया, ये जो P1 है P2 है, या एक काम करो अभी P1 माइनस P2 को हम लोग नहीं छेड़ते। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो प्रेशर है क्या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P0 से डिनोट करते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे जो पानी है उसके कम होने की रफ्तार बहुत कम है, इसलिए V1 हमारा क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0। याद रखना V1 इज अप्रोक्सीमेटली 0। ये हमने एप्लीकेशन में किया था, बर्नौली इक्वेशन किया। तो अगर V1 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी हेड 0। रो जी H1 ये कितनी हाइट पे है, h हाइट पे, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ रो जी H। अच्छा, P2 यहाँ प्रेशर कितना है, ऑब्वियसली यहाँ भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे पानी बाहर स्पीड से निकलेगा तो यहाँ का V नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप, इसलिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाफ रो V2 स्क्वायर। अच्छा, ये कितनी हाइट पे है, अगर ये रेफरेंस लेवल पे है तो ये नोजल कितनी हाइट पे है, 0 हाइट पे, तो अगर नोजल 0 हाइट पे है तो ये टर्म कितना हो गया, 0। अब दोनों तरफ P0 कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचा, रो जी H। क्या बचा बच्चों, रो जी H। अच्छा, रो जी H की वैल्यू कितनी है, 4×10⁵। पहले एक काम करो, यहाँ पे रो जी H बचा, यहाँ पे हाफ रो V2 स्क्वायर बचा, 2 को यहाँ लाओ, तो V2 को यहाँ पे रखो और बाकी टर्म्स को यहाँ शिफ्ट कर दो। तो मैंने V2 के स्क्वायर को यहाँ रखा, इस 2 को यहाँ भेज दिया, ये बन गया 2 टाइम्स रो जी H, और ये रो डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस रो जी H की जगह उसकी वैल्यू डाल दो, 4×10⁵। करेक्ट, तो अब हम लोग वैल्यूज पुटअप करते हैं, आप देखिए क्या होता है। तो हमारा V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रो जी H की जगह क्या रखूँ मैं, 4×10⁵, और डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी गिवन है, 1000, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1000। हमें V2 स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, हमें तो V2 फाइंड करना है। देयरफॉर आर V2 विल बी इक्वल टू √2 × 4 टाइम्स 10⁵ डिवाइड बाय 1000। आप इसको सॉल्व करें और आपको जो V2 मिलेगा दैट इज 28.28 मीटर पर सेकेंड, 28.28 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर V2। So this equation was based on, this question was based on what, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको इसके बाद कर लेते हैं। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्लूइड डायनेमिक्स। क्वेश्चन सेज दैट the pressure of water inside the closed pipe is 3×10⁵ Newton per meter square. This pressure reduces to 2×10⁵ Newton per meter square on opening the value of the pipe. Okay, calculate the speed of water flowing through the pipe. देखो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन सेज दैट एक पाइप है like this, let us have a pipe like this वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रेशर इन द क्लोज पाइप, यहाँ पे प्रेशर P1 मान लेते हैं, इसको है 3×10⁵, और यहाँ पर प्रेशर है 2×10⁵। ठीक है,
कैलकुलेट स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। यहाँ पे पानी की स्पीड कितनी होगी, मान लेते हैं यहाँ पे पानी की स्पीड नहीं दी हुई है, 0 है, मतलब यहाँ प्रेशर डिफरेंस है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर कितनी स्पीड से फ्लो होगा वो आपको बताना है, ठीक है। और आपको डेंसिटी दी हुई है वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज द गिवन। सीधा सीधा दिख रहा है क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, बर्नौलीज इक्वेशन पे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से। बर्नौली इक्वेशन कहाँ लगाएंगे, मान लेते हैं इसको सेक्शन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं सेक्शन नंबर 2। कभी भी आपको प्रेशर डिफरेंस दिया हो, वेलोसिटी पूछ रहा हो इस सेक्शन की उस सेक्शन में, तो आपको एक बात याद रखना है कि आपको हमेशा बर्नौलीज इक्वेशन लगाना है, ठीक है, इससे आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। और कंटिन्यूटी, बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तब पक्का दिमाग में रख लो। चलिए तो इक्वेशन लगाते हैं हम लोग, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये दोनों ही पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम लेवल पे है। अगर सेम लेवल पे है तो क्या H1 माइनस H2 0 हो जाएगा। अगर मैं ये टर्म यहाँ लाऊँ रो जी H1 वाला, देखो ये रो जी H1 इधर है ना, अगर वो टर्म यहाँ लाऊँ तो माइनस H2 हो जाएगा। अगर दोनों सेम लेवल पे है तो H1 माइनस H2 कितना हो गया, 0। 0 होने का मतलब ये है कि ये वाला टर्म भी 0 हो गया और ये वाला टर्म भी 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, सेम लेवल, दोनों कैसे है, सेम लेवल पे है, ये बात याद रखिएगा। क्या बचा, P1 P2 हाफ रो V1 स्क्वायर हाफ रो V2 स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं P1 P2 को यहाँ लाते हैं, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन और यहाँ हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। आपको V1 फाइंड करना है या V2 फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, V2। V1 तो कितना है, 0, तो ये V1 लिखने की जरूरत है क्या, वो तो 0 है, तो आप लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स रो V2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से 2 यहाँ भेज दो, रो को डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, तो P1 माइनस P2 बाय, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है रो, और यहाँ क्या बचा V2 का स्क्वायर। अगर मुझे V2 फाइंड करना है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट, तो आई कैन राइट V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू P1 माइनस P2, P1 कितना है 3 इंटू 10⁵, P2 कितना है 2 इंटू 10⁵, तो 3 इंटू 10⁵ माइनस 2 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय रो, दैट इज डेंसिटी ऑफ द वाटर विच इज गिवन एज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वाले टर्म को आप सॉल्व कीजिए, आपको V2 की वैल्यू मिलेगी 14.14 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर। ओके, आपको बात समझ आ गई है। यहाँ पे आपके जो न्यूमेरिकल्स थे, न्यूमेरिकल्स कौन से, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और खास तौर से वो न्यूमेरिकल जो फ्लूइड डायनामिक्स पे बेस्ड है, ये न्यूमेरिकल्स यहाँ पे एंड हो गए, चैप्टर भी आपका यहाँ पे एंड हो गया। बच्चों आपको क्या करना है, फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर वहाँ से लेकर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर को पूरा ध्यान से देखो, एक बार नहीं समझ में आया 2 बार देखो, टेक्स्ट बुक को श्योर रीड करो, नए पॉइंट आपको कहीं कुछ मिले या आपको कुछ नया लगे या कहीं डाउट या कन्फ्यूजन हो तो उसको मार्क करके मुझे व्हाट्सएप करो या टेलीग्राम करो, मुझसे पूछो, एंड फाइनली प्रिपेयर करो। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से और कंपिटेटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स है। अगर कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली इस चैप्टर का टैकल कर सकते हो, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे किसी अगले मज़ेदार चैप्टर के साथ। तब तक क्या करेंगे, अपनी स्टडी को जारी रखेंगे, चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, पिछला सब कुछ रिवाइज करेंगे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।